वेलकम दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक से रिलेटेड। वो है किसान का आंदोलन। आप सभी को पता है कि किसान का आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है और लोग सोच रहे हैं कि ये गलत है, सही है, कांग्रेस इनिशिएटेड है या फिर भाजपा ने जो बेसिकली बिल लेके आए हैं वो गलत है। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अनुज, पहले बात करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कि ये इश्यू है क्या एक्चुअली। हाँ, तो जैसे बात करते हैं हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर से और अब राजस्थान से भी बहुत सारे किसानों ने आने की कोशिश की है और वो दिल्ली में आने की कोशिश कर रहे हैं। और मेनली उनको परेशानी है कि जो एमएसपी उनको मिलता था वो ये 3 बिल आने के बाद उनकी एमएसपी पे खतरा हो जाएगा। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, अंबानी, अदानी और ये सब मिलकर उन्हें ये लग रहा है कि उनके फसलों पर वो लोग उस पर कब्जा कर लेंगे और मजबूरी में उन्हें और भी सस्ते में बेचना पड़ेगा। तो इस तरह की एक अफवाह या ये बोले कि उनको एक आशंका है कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि भाई अभी जो चल रहा है वैसे ही चलने दो, उसको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं। तो लोगों को इस तरह का डर हो गया है। तो देखते हैं और पता करते हैं कि भाई आखिर ऐसा किस तरह से है। बाकी सारी डिटेल तो लोगों को पता ही होगी। हम अपनी एनालिसिस उसमें बताते हैं कि आखिर किसानों को और कंपनियों को और बड़े किसान, छोटे किसान, सरकारों का उसमें क्या रोल है, विपक्षी दलों का क्या रोल है और किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। सो बेसिकली पहला तो है कि किसान एक्चुअली में ये आंदोलन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो क्या है कि छोटे किसान को, जैसे हमने इस बेसिकली इस लॉ को पढ़ा, तो छोटे किसानों को भी इसमें फ़ायदा हो रहा है और बड़े किसानों का भी फ़ायदा हो रहा है। तो एक्चुअल में आंदोलन कर कौन रहा है? तो छोटे किसानों को बेसिकली क्या फ़ायदा है इस लॉ से? हाँ, इस तरह से एक तो ये है कि जब जो कंपनियां आएंगी, अभी तो सरकार प्रोक्योरमेंट करती है, लोगों की फसलें खरीदती है और सरकार, हमको पता है कई बार न्यूज़ सुनते हैं हम कि अनाज सड़ रहा है और वो बाहर गेहूं पड़ा था, उसमें बारिश हो गई और फिर वो बियर की दुकानों ने खरीद ली, बियर की जो कंपनियां उन्होंने खरीद ली। तो सरकार इस तरह से अब मेरे ख्याल से इन चीज़ों से निकलना चाहती है। वो चाहती है कि वो लोग उन फसलों को खरीदें और उन फसलों को उगाने में किसान की मदद करें जो एक्चुअल में उसको बेचते हैं, यानी कि कंपनियां। अब जैसे तुमने क्वेश्चन पूछा कि इसमें छोटे किसान और बड़े किसानों को क्या फ़ायदा हो सकता है, तो छोटे किसान, जैसे अभी तक तो उनका ये था कि जो भी उनके पुराने पिताजी, दादाजी उस खेत में जो उगाते आ रहे हैं, जैसे यूपी में गेहूँ ज़्यादा होता है, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ चावल ज़्यादा होता है, तो लोग उसको वही उगाते जा रहे हैं और उसके बाद कुछ दूसरा नया सोचने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है अभी, या इस तरह का कोई नॉलेज देने वाला नहीं है कि आखिर मार्केट में क्या ज़्यादा बिक रहा है या अगले साल क्या बिकेगा या इस बार की फसल में क्या बोया जाए। तो छोटे किसान क्या कर सकते हैं कि जो भी किसान जिनकी ज़मीनें आसपास हैं वो सारे मिलकर एक गुट बना सकते हैं, एक अपना ग्रुप बना सकते हैं और ग्रुप बनाकर वो उन कंपनियों से बात कर सकते हैं जो उनकी फसलों को मार्केट में बेचेंगी, वो चाहे प्रोसेस करके बेचें, पैक करके बेचें या जैसे भी। और उन छोटे किसानों में आपस में वो अपने एक दूसरे की जिम्मेदारी तय कर सकते हैं कि चलो तुम फर्टिलाइज़र का वो करोगे, इंतज़ाम करोगे, तुम बुवाई के लिए तुम्हारे ट्रैक्टर ले लेंगे और कटाई के लिए तुम्हारा थ्रेशर ले लेंगे और ये सारी चीज़ें करके, तो ये ग्रुप बड़े किसानों की तरह एक तरह का अपना ग्रुप बना के बड़े किसान की तरह बिहेव कर सकते हैं ये लोग, और फिर बड़े किसानों की तरह ही फ़ायदा भी कमा सकते हैं, क्योंकि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो क्वालिटी अच्छी होती है और काम भी आराम से, बेहतरी से होता है। और फिर जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, आपके गेहूं चावल अच्छे होंगे, तो कंपनियां उसके बढ़िया दाम भी देंगी और उससे सबका फ़ायदा होगा। तो छोटे किसान इस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। बड़े किसानों को तो अभी भी एमएसपी पे जब वो बेचते हैं तो उनको फ़ायदा होता है और आगे भी चल के उन्हें उसी तरह का फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर उनके प्रोडक्ट अच्छे हुए तो कंपनीज अभी भी हो सकता है कि सरकार जो एमएसपी बनाए उससे भी ज़्यादा दाम पर देने को तैयार हो जाएं, क्योंकि सिर्फ एक कंपनी नहीं होगी। जैसे सफोला जो है वो सरसों का तेल और सूरजमुखी का तेल और ये सब बनाते हैं,
तो वो किसानों से बात करते हैं और से बहुत सारी कंपनियां आएंगी। और जब इस तरह की फैसिलिटी होगी कि सरकार की ओर से छूट है कि कंपनियां जाके खरीद सकती हैं, तो और भी नई नई कंपनियां आएंगी जो किसानों से एक तरह से उनकी अच्छी फसल की बोली लगाएंगी, और जो भी अच्छी बोली लगा ले जाएगा उसको वो दाम मिलेगा। तो किसान का इसमें हर तरह से फायदा है, चाहे वो छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो। राइट तो हमने देखा है कि हर फील्ड में कमर्शलाइजेशन हो रहा है। आईटी लगा लो, डेवलपमेंट लगा लो, हर जगह एक अच्छी क्वालिटी देने की बात होती है। लेकिन किसानों की क्वालिटी के बारे में जब बात आई तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, पुराने डर्रे पे चलनी चाहिए चीज़ें, जो कि बहुत गलत है और इस चीज़ को चेंज होना चाहिए मार्केट में। राइट हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक ये है कि हर चीज़ जब मार्केट ड्रिवन होती है और आप अगर एक किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, किसानी करना भी एक बिजनेस है। आप प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि खेतों में होता है और फिर उसको आप बेचते हैं। तो अभी तक जो पुरानी सरकारों ने आज़ादी के बाद से एक ढर्रा बना रखा था कि किसान को किसान ही रखो और गरीब ही रखो, उसको छोटा मोटा दाम उसका मिलता रहे पूरे देश। वैसे तो पंजाब के किसान अब अमीर हो गए हैं क्योंकि उनके पास बड़े बड़े खेत हैं, वहाँ पे कुछ ज़्यादा हरित क्रांति हुई है। लेकिन दुनिया, अपने देश के जो दूसरे हिस्सों के जो किसान हैं वो अभी भी एक कोई कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। राइट किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं और वो हमेशा कर्ज में दबे रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। राइट और ये होना भी चाहिए क्योंकि आपने प्रोडक्ट बनाया है, आपने उसकी बुआई की है और आपको ही उसका डिसाइड करना चाहिए कि उसका एक्चुअल रेट क्या होता है। राइट और आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट बनाया, जैसे कंपनियां होती है वो अपना प्रोडक्ट बनाती है, वो डिसाइड करती है वो दिल्ली में बेचना चाहती है या फिर बेंगलोर में बेचना चाहती है या फिर दूसरी कंट्री में बेचना चाहती है। तो ऐसे ही किसान को भी एक पावर मिलनी चाहिए कि वो डिसाइड कर सके कहाँ बेचना है। तो इस आंदोलन का हमें लगता है कि जो सबसे ज़्यादा जो लोग बैठे हैं जो धरने पे, वो लोग बैठे हैं जो बिचौलिए हैं, जिनको एक पुराने प्रोसेस के थ्रू फायदा होता था। तो अनुज, जो पुरानी प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा बताओगे कि पुरानी प्रोसेस क्या थी और नई प्रोसेस क्या है जिसकी वजह से जो बिचौलिए है वो घबराए हुए हैं। हाँ, एक्चुअली पुरानी जो प्रोसेस थी जिसमें कि यह है कि सब्जी मंडियाँ आपकी एलोकेटेड हैं, सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड हैं, और किसान चाहे कुछ भी बनाए, अपने खेतों में कुछ भी उगाए, उसको वहीं पर बेचने का अधिकार है। वो मतलब कहीं और नहीं बेच सकता। और वहाँ पर उनको तरह तरह से मजबूर किया जाता है। उनका एमएसपी पर उनका जो गेहूं है, चावल है, वो अप्रूव होने के बाद भी उनका जब इंस्पेक्शन होता है, उसकी जांच होती है कि ये क्या प्रोडक्ट है, तो वो 1 महीने बाद जांच हो रही है या 2 महीने बाद जांच हो रही है। वो सामान उनका ट्रैक्टर में वहीं पर खड़ा रहता है और वो बर्बाद होता रहता है। और जैसे जैसे वो बर्बाद होता जाता है तो उसकी वैल्यू एमएसपी से उतनी ज़्यादा गिरती जाती है। तो इस तरह से किसान बहुत ही मजबूर था कि वो वही राज्य सरकार के कंट्रोल वाली सब्जी मंडियों में और अनाज मंडियों में जाकर बेचे। और वो जो भी बोलते जा रहे हैं कि आपका गेहूं छोटा हो गया तो आपको 300 रुपये पर क्विंटल कम मिलेगा, और इस तरह तरह की चीज़ें लगाकर वो सस्ते दामों पर खरीद लेते थे। और वहाँ पर जो बिचौलिए बैठे हैं, जो आढ़ातिए बैठे हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा होता था। वो एक तरह से किसान की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनको कम से कम दाम देने की कोशिश करते थे। अभी क्या होगा कि कंपनियां और किसान एक तरह से आपस में खुद बात करना शुरू कर देंगी और ये लीगल हो जाएगा। जो सरकारी मंडियां हैं वो तो बनी रहेंगी, वो सारी वैसी ही हैं। अगर किसी भी तरह की किसी राज्य में ऐसा होता है कि कंपनियां नहीं आ रही हैं, वो नहीं खरीद रही हैं, तो पुराना जो कार्यक्रम है वो तो चल ही रहा है। तो किसानों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके पास अभी एक नया ऑप्शन हो जाएगा। और जब कंपनियां डायरेक्ट आएंगी, कंपनियों का मतलब ये है कि ये किसानों के एक तरह से ग्राहक हैं। तो किसानों को अब ये पता लगेगा, जब वो कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनसे बातचीत होगी, तो उन्हें पता लगेगा कि आखिर मार्केट की डिमांड क्या है। कि मार्केट में जैसे हमारे उत्तर भारत में गेहूं ज़्यादा बिकता है, सब लोग रोटी खाते हैं हमेशा, और तो ये तो बहुत ही साधारण सी बात है। साउथ इंडिया में चावल ज़्यादा बिकता है, तो वहाँ चावल की खेती वैसे ज़्यादा होती है। इस तरह से और डिटेल लोगों को पता लगता जाएगा, किसानों को, कि हम आखिर ऐसा क्या बोएं जिससे हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। वो कंपनियां उनको बताएंगी और उनको किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनियां पहले से ही दाम डिसाइड कर देंगी। बट हाँ, इसमें एक चीज़ है, और जो कि हर बिजनेस में होता है, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी आप अच्छी से अच्छी रखें, और उसकी एक मिनिमम क्वालिटी कंपनियां तय करेंगी कि हाँ इतनी क्वालिटी तो होनी चाहिए।
और जो कि हर बिजनेस में ज़रूरी है। आप कोई घटिया माल बनाकर आप मजबूर नहीं कर सकते हैं, जैसे अभी तक सरकारें करती रहीं कि आपका गेहूं चावल कैसा भी हो सरकारें खरीदेंगी उसको और बाद में वो रख के अपने सरकारी गोदामों में सड़ाएंगी, और उससे देश के टैक्स का भी नुकसान होता है, किसानों का भी नुकसान होता है क्योंकि उनको एक मिनिमम पैसा मिलता है। सरकार टैक्स पेयर का पैसा लेकर उन चीज़ों को खरीदती है तो वो भी बर्बाद होता है। राइट। तो उसी में एक्चुअली ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो किसान का जो बिल है वो वन इंडिया की जो मोदी जी की स्ट्रेटजी है उसको आगे ले जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है कि हमारे जो साउथ ईस्ट वेस्ट में बेसिकली जो मणिपुर वगैरह है, त्रिपुरा है, वहाँ पे इतनी पैदावार नहीं होती क्योंकि वहाँ पे जो माउंटेन्स है तो वहाँ पे आप गेहूं की खेती नहीं कर सकते। तो उन लोगों का अनाज कैसे मिलेगा? राइट। उनको अनाज तभी मिलेगा जबकि लोग क्या है कि किसान डायरेक्टली वहाँ पे बेच सके। अब क्या है कि राज्य सरकार है वो उनको बेचती नहीं है। राइट। वो अपने हिसाब से बेचती है कि भाई हमारा मणिपुर से नहीं बनता तो हम नहीं बेचेंगे। तो आगे क्या है, मणिपुर के लोग जो होंगे वो डायरेक्टली किसान से बात करने की भाई हमें इतने गेहूं की जरूरत है और आप हमारे लिए पैदा कर दो इतना। तो ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुज आगे चल के बात करते हैं कि एक पर्सपेक्टिव को लेते हैं कि शायद जो लोग वहां पे आंदोलन में बैठे हैं वो सही है, तो उनकी सोच क्या है और उस सोच के बारे में बात करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और ये क्या बता रहे हैं कि हाँ सरकार ने गलत किया है। बेशक वो अफवाह फैला रहे हैं या फिर सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, तो एक्चुअल में उनकी थॉट प्रोसेस क्या है? हाँ, एक्चुअल में जैसे हम किसानों की बात करें तो एजुकेशन लेवल की अभी भी वहाँ पर कमी है, और जैसा कि पुरानी सरकारें करती आई हैं हर बार कि किसानों को एमएसपी देंगे, गरीबी हटाएंगे, ये वो, और वो आज तक कोई भी वादे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती रही है आज़ादी से पहले की और मोदी सरकार से पहले की, वो उनके वादे कभी पूरे नहीं हुए। तो किसान और सरकार के बीच में एक अविश्वास सा बना हुआ है कि किसान जो भी सरकार बोलती हैं वो उसको अब मानने को तैयार नहीं है कि हमारे लिए ज़रूर कुछ गलत ही कर रहे होंगे। अभी तक तो आज तक 70 साल 75 साल में सरकार ने कभी कुछ अच्छा किया नहीं है। तो एक तरह से उनको ये डर है। तो जो स्पेशली पंजाब के किसान हैं जिनको एमएसपी पे जो अपनी फसल सबसे ज़्यादा बेचते हैं, और हरियाणा के भी, उनको अभी ये डर लग रहा है कि जो उनका सालों से ये जो बना हुआ है कि भले ही उनको थोड़ा कम पैसा मिलता हो, बिचौलियों को पैसा देने के बाद भी उनको कुछ तो प्रॉफिट होता है और वो मज़े से या अच्छे से अपना जो व्यवसाय है, ये किसानी का जो व्यवसाय है, उसको चला पा रहे हैं। उनको ये डर है कि शायद सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है, जबकि ऐसा सोचना नहीं चाहिए क्योंकि ये जो 3 बिल आए हैं ये अगर तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाएं तो जब तक अगला चुनाव आएगा केंद्र सरकार का तब तक इन सब बिलों के रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे कि किसानों को अच्छा लग रहा है कि ये बुरा हो रहा है। और अगर ये मोदी सरकार ने अगर ये बिना सोचे समझे लागू किया है, किसानों की मदद के लिए लागू नहीं किया है, तो अगले 3 साल में जब चुनाव होगा तब उस समय इतना भारी विरोध होगा पूरे देश में कि वो दोबारा सरकार में नहीं आ पाएंगे। तो अगर ये बिल किसानों के खिलाफ होता तो मेरे ख्याल से मोदी सरकार उसको तब लाती जबकि उसका रिजल्ट चुनाव के आसपास आने की कोई संभावना नहीं रहती। मतलब चुनाव के जस्ट पहले वो बिल ला सकते थे कि इससे पहले कि इफेक्ट आए वो तब तक दोबारा चुनकर वापस आ जाएंगे। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि हाँ, बदलाव की ज़रूरत है, और इस तरह के जो लोगों की एक तरह की थिंकिंग है कि जो चल रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे पहले कंप्यूटर्स जब देश में लाए गए थे, भले वो राजीव गांधी लाए थे या सरकारी महकमों में वैसे राजीव गांधी लाए थे, नहीं तो IBM और विप्रो तो वो सब पहले से ही सेटअप थे राजीव गांधी के बहुत पहले से। तो लोग उसमें डर गए थे कि जब ये कंप्यूटर्स आएंगे तो चार लोगों का काम एक उससे हो जाएगा और लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। अब देखिए आप पूरा बेंगलोर, पूरे साउथ इंडिया में IT इंडस्ट्री में कितना बूम आया हुआ है। तो कॉम्पिटिटिव तो आपको बनना पड़ेगा और जम के मेहनत करने का। इसमें यह है जो भी 3 जो बिल आए हैं, इसमें यह कि अगर किसान जम के मेहनत करेगा और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाएगा तो कंपनियां उस प्रोडक्ट को सड़ने नहीं देंगी। जैसे अभी होता है, बहुत सैकड़ों टन गेहूं चावल ये सब सड़ जाता है सरकारी अनाजों गोदामों में, और जब कंपनियां उसको जल्दी से जल्दी पैक करके जल्दी से जल्दी जो लोगों को ज़रूरत है, जहां खरीदने वाले वहां तक वो पहुंचाएंगी, उनकी ये जिम्मेदारी होगी। जैसे आप देखते हैं पेप्सी
कहाँ बनती है पता नहीं, हरियाणा में कि मुंबई में कहाँ बनती है, लेकिन आपके गली में जो छोटी सी दुकान खुली है वहाँ पे वो बिकने को तैयार है। वही अगर सरकार अगर ऐसा करती कि पेप्सी बना के सरकार उसका प्रोक्योरमेंट करेगी, फिर सरकार बांटेगी, तो उसमें बहुत सारी धांधलियाँ, करप्शन और बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता। तो कंपनियों का आना बहुत ज़रूरी है और उनको प्रॉफिट होगा और वो लोगों को सर्विस भी बढ़िया देंगी और किसान का जो सारा सामान है उसको अच्छे दामों पर बिकवाने की बिल्कुल कोशिश करेंगी। राइट। तो हमने देखा कि इस पर्टिकुलर बिल से किसान को कितना फ़ायदा हो सकता है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जैसे अनुज ने बताया कि किसान जो है वो अपने हिसाब से बेच सकेंगे, कम्पिटिटिव होंगे और अच्छे से अच्छा अनाज देंगे, जिससे हमारी देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी। और आप लोगों ने भी देखा होगा, भी न्यूज़ में पढ़ा होगा कि चाइना जो है वो अपने खाने के लिए इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, और अब इंडिया इतना खाना बनाएगा, इतना फूड प्रोसेसिंग होगी, तो उससे डायरेक्ट फ़ायदा होगा इंडियन इकोनॉमी को। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए एज एन इंडियन, कि ये जो आंदोलन है वो हो सकता है कि किसानों ने किया ही ना हो, ना फिर किसी बिचौले ने किया हो। ये आंदोलन वो भी हो सकता है कि जो इंडिया की जो स्ट्रेटजी है चाइना के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो बहुत एग्रेसिव हो गई है, राइट। तो उसके ऊपर एक और जो पर्सपेक्टिव है वो अनुज क्या है कि ये किसी और जैसे चाइना से भी या फिर किसी दूसरी देश की ताकतों ने भी इसको इंसाइट किया होगा? बिल्कुल हो सकता है। इस बात को अगर हम अमेरिका से कंपेयर करें, अमेरिका चाइना की भी वैसी ही लड़ाई चल रही है जिसको ट्रेड वॉर कहते हैं हम लोग, और एक तरह का कोल्ड वॉर चल रहा है। अमेरिका बहुत सारे बैन लगा रहा है चाइना पर। तो चुनावों में और चुनावों के जस्ट पहले जैसे अमेरिका में जो ब्लैक लोगों का एक तरह से विरोध शुरू हुआ था, वहाँ पर ढेर सारे वो चीज़ें आ गई थी और बाद में अमेरिकी एजेंसियों ने ये पता लगाया कि ये पूरा चाइना के द्वारा फंडेड है, क्योंकि वो चाहते थे कि जो अमेरिका की सरकार है जो भी चाइना के पीछे पड़ी हुई है वो अपने देश में होने वाले कुछ परेशानियों में उलझ जाए और चाइना का इतना ज़्यादा नुकसान ना कर पाए। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये चीज़ें अचानक से तभी शुरू हुई जब किस चाइना के साथ इंडिया की बॉर्डर पे ये अब तो 8-9 महीने होने वाले हैं कि उनकी एक वो चल रही है और इंडिया ने एक तरह से चाइना को अब झुका दिया है। चाइना आगे आके बैठ गया है, अब उससे कुछ करते नहीं बन रहा है। इंडिया ने करोड़ों हज़ारों रुपए का उनका नुकसान कर दिया है चाइना के ऐप बैन करके और उनके बहुत सारी कंपनियों पे बैन लगाकर, और अब हर एक भारतीय चाइना की पूरी तरह से बुराई करता है। वो चाहता है कि कम से कम चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदे। अगर दूसरा कोई ताइवान का या इंडिया का ही कोई प्रोडक्ट है जो कि वो खरीदना चाहता है तो वो उसी को खरीदता है। तो इस तरह से चाइना बहुत परेशान है और अभी चाइना ये बिल्कुल चाहता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से हट गए हैं, उन चुनाव में उनको भारी नुकसान हुआ कुछ कारणों से लेकर, और अभी जो बाइडेन आ गए हैं, वैसे ये भी चाहते हैं चाइना, हो सकता है कि वो चाहते हैं कि देश में विद्रोह खड़ा हो, देशवासी जो हैं वो मोदी सरकार के अगेंस्ट हो, और अगला जब चुनाव आए तो इतनी ज़्यादा बदनामी हो गई हो और ये सरकार इतनी तरह से विफल साबित हो गई हो कि वो मोदी दोबारा से चुनकर ना आ पाए, और उसके बाद जब ये कांग्रेस या कोई दूसरे दल की सरकार बनेगी केंद्र में तो फिर चीन के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे उन्होंने अक्साई चीन और बाकी सैकड़ों हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडिया का कवर कर लिया है, उन्होंने तिब्बत ले लिया है, और इंडिया ने बहुत सारे जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जब इंडिया को चीन का विरोध करना चाहिए था उस समय दूसरी सरकारों ने उसका विरोध नहीं किया। उस तरह की जो नीति है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी, जैसा कि अभी हमें डर लग रहा है अमेरिका में जब जो बाइडेन आएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब चीन के बुराइयों को निकालना शुरू किया था तो हमारे ख्याल से अब कुछ महीनों में वो बुराइयां वापस दब जाएंगी, और चीन का जो प्रोपेगेंडा यूएस में चल रहा है और वो जो जिस तरह से यूएस से ही पैसे लेकर कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाकर यूएस की मार्केट में बेच रहा है जिससे कि वो उसको जासूसी कर सके और उनके जो ट्रेड के जो प्रोडक्ट हैं, ट्रेड सीक्रेट हैं, वो सारे चुरा सके आसानी से और कॉपी कर सके। तो इस तरह के डर इंडिया में भी हो सकता है। इंडिया एक बड़ी ताकत है और चीन का अगर कोई मुकाबला कर सकता है, चीन के आसपास की जो कंट्री है एशिया में, तो सिर्फ भारत ही है। और चीन अगर इसमें सक्सेसफुल हो गया तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय ना सिर्फ एशिया के लिए होगा, ना सिर्फ भारत के लिए होगा, बल्कि पूरे विश्व के लिए होगा,
क्योंकि हम सब चाहते हैं कि चीन विश्व शक्ति ना बने, उससे बड़ी शक्तियां देश में इस विश्व में रहें, उसको दबाने वाले लोग रहें। राइट, तो हम इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि हमारी एनालिसिस नहीं है, हमने खुद बात की है किसानों से, बड़े से भी छोटे से भी, और उन सब ने हमें यही बोला है कि वो इस चीज़ से खुश है, जो नया बिल आया उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली जो अभी उन्होंने उनकी जो फसल कटी थी वो इजीली बिक गई है इसके थ्रू, तो सब खुश हैं। तो हमें भी लगता है कि एज एन इंडियन सिटीजन आप लोगों को भी हर चीज़ की गहराई में जांच करनी चाहिए पहले, ना कि ये नहीं कि किसान आंदोलन है उस पर किसी ने आपको कोई जोक बना के भेज दिया मोदी के ऊपर तो आपने फॉरवर्ड कर दिया। तो पहले हर चीज़ को एनालाइज करो। हमारे न्यूज़ देख सकते हैं, हम आपके पास एनालिसिस ला सकते हैं, या फिर हमें मैसेज डाल सकते हो कि गाइस कैन यू मेक अ वीडियो, आप इस टॉपिक के ऊपर एनालिसिस करके वीडियो डाल सकते हो क्या। तो हम आपके लिए एनालिसिस करेंगे और आपको एक्चुअल खबर बताएंगे कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो उस चीज़ पे लोगों को फोकस करना चाहिए। राइट अनुज? जी हाँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस या दिमाग लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ ये कि हाँ किसान एक तरह का ठप्पा लग गया है कि किसानों का आंदोलन है, किसान भगवान है, किसान अन्नदाता है, जो कि है, लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है क्या ये वाकई में किसान है, या ये जो नियम बने हैं वो इम्प्लीमेंट होने के पहले, जैसे ही CAA और बाकी उसमें हुआ था जब नागरिकता प्रदान करने की बात हुई थी और देश में नागरिकता का रजिस्टर बनाने की बात हुई थी, तो उसके इम्प्लीमेंट होने के पहले ही, रूल लाने के पहले ही लोग विरोध करना शुरू कर चुके थे उसको कि हाँ किसी भी नाम से बस मोदी सरकार का विरोध करना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि भाई ये नियमों को पढ़ें और तब उसमें पता लगाने की कोशिश करें कि वाकई में कोई नुकसान है या नहीं है। और आखिर में ये जानने की ज़रूरत है कि मोदी सरकार अगर ऐसा करेगी तो क्यों करेगी, मतलब उसको ऐसा क्यों करना है। अभी चुनाव बहुत दूर है, अगर वो कुछ उल्टा सीधा हरकत करती है और ये साबित हो जाता है कि ये गलत नीतियां थी, तो फिर चुनाव आते आते वो बुराई उनकी होने लगेगी और फिर वो चुनाव हार जाएंगे, अगर इस पर्पस से भी देखें हम लोग तो। राइट, एक और चीज़ अनुज जो मैंने देखा है कि लोगों ने ये देखा कि दलजीत दोसांझ है जो सिंगर है, उसने किसानों के सपोर्ट में कर दिया, कंगना रनौत ने किसानों के अगेंस्ट में कर दिया, उससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन आपको सुशांत सिंह राजपूत के केस में पता ही चला होगा कि ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कितने एजुकेटेड है, ये सिर्फ ड्रग्स पीते हैं, खाते हैं, इनको एक्चुअल रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होती। ये अपना सिर्फ दलजीत दोसांझ ने अपना नाम कमाने के लिए कि हाँ किसान उसके सॉन्ग्स देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उस चीज में कूद पड़े। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये गलत है, सही है। तो हमें वक्त सोचना चाहिए क्या उनको एक्चुअली इस चीज के बारे में पता है। आई थिंक वो आप लोगों से ज्यादा समझदार नहीं है। राइट, आप लोग उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और दुनियादारी और ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं। राइट, तो वही दिक्कत है कि ये आप इन लोगों को क्या पता होगा कि भले पंजाबी हैं, सारे पंजाबी या सारे सरदार किसान नहीं होते। राइट, कोई पॉप सिंगर है, कोई कुछ बना हुआ है, तो अगर कोई फेमस सेलिब्रिटी कुछ बोल देता है तो उसको हम एज इट इज़ मान लें, वो अच्छा बोले या बुरा बोले। कई बार ऐसा भी होता है किसी सेलिब्रिटी ने किसी के अगेंस्ट कुछ बुरा बोल दिया, कुछ बोल दिया और पूरी सारा समुदाय भड़क गया या सारा धर्म के लोग भड़क गए। तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आप समझ लीजिए बॉलीवुड का, जैसा कि तुमने बोला सुशांत सिंह राजपूत के केस में, तो ये लोग मैक्सिमम बिना पढ़े लिखे और घर से भाग के मुंबई गए हुए या सिर्फ बॉडी बनाने में और उन सब चीज़ों में उन्होंने अपना समय बिताया है। उनको जनरल नॉलेज से, न्यूज़ से, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। तो हो सकता है कि जो एक्टर हैं जिन्होंने फेवर में इसके बोला है, उनके कुछ रिश्तेदार किसान हो जिन्होंने बोला हो कि हाँ तुम हमारे फेवर में बोलो, और ये जो अभी जो ओलंपिक विजेता हैं वो अपना देना चाहते हैं, जो भी अवार्ड उन्होंने जीता वो वापस करना चाहते हैं। हो सकता है वो खुद भी भटके हों या खुद उनका ये हो कि किसी तरह से प्रेशर डालना है, बोलने में क्या जाता है, हम कुछ ऐसे मुसलमान या कुछ तो है नहीं कि हमारी क्रेडिबिलिटी ना हो, क्योंकि इस देश में किसान की और जवान की बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है, उन पे लोग विश्वास करते हैं, वो जो भी बोलते हैं वो माना जाता है। तो उन्हें लगा होगा कि हाँ इस तरह से हम सरकार पे प्रेशर डाल सकते हैं ऐसे कुछ भी बोलकर, और ये सब जब वापस हो जाएगा तो फिर एक तरह से किसानों की जीत होगी, विरोधियों की जीत होगी, कांग्रेस की जीत होगी और शायद चाइना की भी जीत होगी। तो संभलने की ज़रूरत है, संभल के रहने की ज़रूरत है। ऑलराइट, सो यही थी हमारी एनालिसिस इस टॉपिक पे। तो अगली बार हम फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे अपनी अच्छी एनालिसिस के साथ। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे फिट।
थैंक यू।